दोस्तों को मेरा सलाम पहुंचे। मैं हूं वाहिद नसीम और आप देख रहे हैं 4 टीवी न्यूज़। मेरे खुसूसी प्रोग्राम फोर्थ व्यू में आपका खैर मकदम करता हूं। और आज के प्रोग्राम को मैं एक इंटरनेशनल पॉलिटिकल कॉमेडी के तौर पर लेता हूं, यानी कि आज हम आलमी सियासत का मज़ाहिया जो है दिन मनाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। उसकी वजह यह है कि देखिए, बहुत सारी कॉमेडी आप जानते हैं, मतलब जो मजाक होती है वो अलग अलग पहलुओं पर होती है। एक नया नाम और नई शुरुआत मैं आज से कर रहा हूं, बल्कि मैं मतलब आज ही के दिन मना रहा हूं, रोज़ ज़रूरी नहीं है कि इसको मनाऊं। आज मेरा मन है कि मैं ये एक इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स कॉमेडी डे मनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसमें इसकी वजह क्या है, देखिए, तमाम जो मीडिया है वो अलग अलग तरीके से अपना काम करता है, अपना रोल अदा करता है। आप लोग जानते हैं, हर कोई अलग अलग लॉबी से बिलोंग करता है और अपनी अपनी लॉबी को प्रमोट करने की, उनकी गलतियों को छुपाने की और दूसरी की गलतियों को सामने लाने की कोशिश की जाती है। ये एक रिवायत सी बन चुकी है। मैं एक आज़ाद परिंदा हूँ, न किसी के खिलाफ हूँ न किसी के साथ हूँ, और मैं जो दुनिया में होता है वो दिखाने की कोशिश करता हूँ। बिल्कुल 1% भी किसी के साथ नहीं हूँ, ना ही किसी वाद का घिरा हुआ हूँ, ना ही किसी विवाद का घिरा हुआ हूँ। तो कुल मिलाकर सीधी बात यह है कि जो हो रहा है, जो मुझे मेरी नज़रों के सामने आता है, जो मेरे एनालाइज, मेरे शोध, मेरे इन्फॉर्मेशंस में शामिल होता है, मैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ उसी अंदाज में। मैं इस जो जियो पॉलिटिक्स कॉमेडी हो रही है दुनिया में इस वक्त, उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। कॉमेडी तब हो जाती है जब ये मीडिया का प्रेजेंटेशन आप देखते हैं और आपके जहन को बदलने की कोशिश की जाती है, और जब ये इसको जियो पॉलिटिक्स में अपने मूव, अपने मोहरों को रख रहे होते हैं। ये बहुत संजीदा होते हैं और कई बार चूक हो जाती है। चूक का पता भी नहीं चलता है और गलतियां बाद में एहसास होता है कि मैंने क्या गलतियां की थी। जिस तरह डॉक्टर इकबाल साहब का वो शेर याद आपको बिल्कुल होगा, जब तकरीबन हिंदुस्तान के लिए उन्होंने खुसूसन कहा था कि लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। तो उसी तरह की जो गलतियां होती हैं, छोटी छोटी चूक होती हैं, उन पर हम ज़रूर जो है बात करना चाहते हैं। बढ़ते हैं अपने पहले टारगेट की तरफ, और हमारा टारगेट वो है जो बेसिकली इस पूरे प्लेनेट का अपने आप को मालिक समझता है, अपने आप को खुदा समझता है, और अपनी पावर का नशा उस पर इतना तारी है कि वो शायद बहुत बड़ी भूल और बड़ी गलतियां लगातार करता चला जा रहा है, जिसका शायद उसको खुद को भी एहसास नहीं है कि गलतियां कहाँ, चूक कहाँ और कैसे हो रही हैं। ठीक उसी तरीके से शायद मैं अगर गलत नहीं हूं तो आइंस्टीन शायद साइंटिस्ट थे, बड़े साइंटिस्ट थे। उन्होंने एक लैब बनाई और लैब बनाने के बाद उन्होंने 2 होल बताते हैं कि लैब में छोड़ दिए, एक छोटा और एक बड़ा। और जब यहाँ पर साइंटिस्टों का उन्होंने अपने दोस्तों का दौरा कराया तो उन्होंने पूछा कि भाई देखिएगा मेरी लैब कैसी बनी है। तो सबने सराहा, पजीराई की और कहा कि वाह, बहुत ही उम्दा किस्म की आपने लैब बनाई है, मगर आप जनाब ये बता दीजिए कि ये बड़ा और छोटा, ये 2 होल किस लिए आपने छोड़े, इनका फंक्शन क्या है। तो उन्होंने कहा देखिए, ये जो छोटा होल है इसमें से चूहा अगर लैब में बंद हो जाए तो बाहर जा सकता है, और बड़ा मैंने इसलिए छोड़ा कि वो जो बिल्ली है अगर वो बंद हो जाए तो वो इसमें से जा सकती है। तो सब लोग एक बार जोर से हंस पड़े और कहा कि देखिए जनाब, अगर चूहा वो बिल्ली जिस रास्ते से जा सकती है, चूहा भी उसी रास्ते से जा सकता है, उसकी बराबर वाले अलग छोटे से चूहे को निकलने की क्या ज़रूरत पड़ी है। तो कुल मिलाकर इसी तरह की मैं कहता हूं कि हम थोड़ी सी गलतियों को पॉइंट आउट कर लेते हैं और थोड़ा सा मज़ा लेते हैं आज जियो पॉलिटिक्स का। ये अलग बात है दोस्तों कि आप तमाम बड़े संजीदा, बड़े चश्मे और ये सब कुछ आपका अपना नज़रिया है कि एक बुलंद सी आवाज़ और एक आपके जहन में पहले से जहन साजी कर दिए गए नाम, वो अपनी राय रखते हैं, और वो कितनी ज़मीन पर सच और झूठ होती है ये मुझसे बेहतर आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे से। अभी हम टॉपिक पर वापस आते हुए एक बात को कहते हैं कि देखिए, अमेरिका ने जिस तरीके से दुनिया पर पाबंदी लगाने का काम शुरू कर रखा है, ख़ास तौर से जो एक उससे अलग खेमा छटकता है, उस खेमे को लेकर वो पाबंदियाँ उस पर आयद कर देते हैं, उसकी घेराबंदी कर देते हैं, उसकी करेंसी डाउन करने की कोशिश करते हैं, वहाँ पर दवाइयों की, खाने की और तमाम व्यापार और कारोबार की किल्लत को पैदा करते हैं ताकि ये देश जो है घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएं। जैसा कि उन्होंने USSR के साथ किया, USSR टूट गया, उसके बाद रूस रहा, रूस पर भी अजीब अजीब किस्म की पाबंदियाँ आयद रही, उसके बाद उन्होंने ईरान को इसका
शिकार बना लिया, फिर चीन को इसका शिकार बना रहे हैं, उसके बाद पाकिस्तान को शिकार बनाने की बात चल रही है, या फिर अब इसमें एंड पॉइंट पर जो है तुर्की के लिए पाबंदियों के बड़े पहाड़ खड़े करने की तैयारियां कर दी, जो कल तक नाटो का सब जो है बड़ा एलाई था। और ये तमाम जो है ये क्या कर रहे हैं, इसको एक तरफ दिखाई दे रहा है, वाह वाह अमेरिका ने जो है वो रूस पर भी पाबंदी लगा दी, चीन पर भी पाबंदी लगा दी, और तुर्की पर भी पाबंदी लगा दी, ईरान और पाकिस्तान पर भी पाबंदी लगा दी। तो ये अब आप समझ लीजिएगा कि बड़ा काम किया, बड़ी बड़ी ताकतों के ऊपर जो है अमेरिका ने पाबंदी लगा दी। और अहमकाना हरकत ये कि तुमने जो है ये सारी पाबंदी लगाकर पूरी बड़ी ताकतों को एक साथ इकट्ठा कर दिया, जहां पर यूरोप और अमेरिका की जरूरत ही नहीं रह जाती, क्योंकि ये एक पूरी दुनिया है। ये अगर आप तुर्की को जोड़ लेते हैं तो एक बड़ी जो है पावर है, जो आर्मी पावर भी है, हथियारों के मामले में जो है वो अभी दुनिया को सेल करने की स्थिति में है और आर्मी बड़ी ताकत माना जाता है। ईरान भी एक बड़ी पावर चाइना और रशिया की मदद से बन चुका है, तमाम तरह के हथियार बना रहा है। यहाँ पर जो है उसको भी इसके साथ जोड़ देते हैं। उसके बाद आप जोड़ देते हैं पाकिस्तान को, जो अपने जहाज जो है बनाकर दूसरे देशों को बेचना शुरू कर दिया है, मिसाइलें बना रहा है, दूसरी चीज़ें वो अपने यहाँ पर बना रहा है, चीन की मदद से जो है इंडस्ट्री डेवलप कर रहा है, इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहे हैं, इकोनॉमिक सिटी बना रहे हैं। इसके अलावा आप जो है जोड़ देते हैं इनके साथ में जो है वो चीन को और रूस को। तो अब इनके साथ जब ये जुड़ते हैं तो ये मत भूलिएगा कि इनके साथ बांग्लादेश, नेपाल, ओशियान के बहुत सारे देश, और इसके साथ जो है रशिया से अलग हुए बहुत सारे देश और तुर्की के इन्फ्लुएंस में रहने वाले देश, और ये सब कुछ एक जगह इकट्ठे करके तुमने आधी दुनिया को बांट दिया। अगर इनकी पॉपुलेशन को आप जोड़ते हैं पाबंदी लगाकर तो माफ करना, पूरा यूरोप जो है वो कमतर पड़ जाता है आबादी के लिहाज से। अगर इस और आबादी और मईशत दोनों के हिसाब से अगर आप जोड़ते हैं तो जो अमेरिका के साथ खड़ा हुआ खैमा बचता है, अगर इसमें से भारत को थोड़ा सा अलग रखते, क्योंकि भारत अभी इधर उधर की स्थिति में जरूर है, वो अलग बात है कि हमारा जो है कॉन्टेक्ट अमेरिका के साथ हो गया है, मगर बहुत सारी ज़रूरतें, हमारी इलाकाई ज़रूरतें भी हैं, इलाकाई चीज़ें भी हैं, इलाकाई घिराव भी है, बहुत सारी बातें अभी बाकी है, मतलब तमाशा अभी बाकी है, उस पर हम बाद में अलग से ही बात करेंगे। तो अगर हम इसको अलग कर दें तो जिस खेमे पर पाबंदी लगाई जा रही है उन खेमे की दुनिया बाजार बहुत बड़ा हो जाता है, और अमेरिका यूरोप का इतना सा बाजार बचता है जो अब इस बाजार के सामने खड़ा नहीं होता अगर ये सब लोग आपस में, जिन पर पाबंदी लगा दी गई है, यानी कि किसी एक, इसको बड़े आसानी सीधे रास्ते से आप समझ लीजिएगा, मैं मजाक क्यों बना रहा हूं। अब एक गांव को ले लीजिए, एक गांव में एक आदमी पर हम कहते हैं कि तुम्हारा हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा। अगर वो एक आदमी का हुक्का पानी बंद कर दिया तो पूरा गांव उससे बात नहीं करेगा, गांव में से कोई उसको खाना पीना, अपने यहाँ बैठना नहीं देगा, उसकी जीवन दुश्वार हो जाएगा और उसको गांव छोड़ना पड़ेगा, यानी या फिर उनके सामने झुकना पड़ेगा कि भाई मुझे माफ कर दिया जाए। अगर आप आधे गांव को कहें कि तुम्हारा हमने हुक्का पानी बंद कर दिया, तो इसको हुक्का पानी बंद करना नहीं कहते हैं। आपने दुनिया को दो हिस्सों में, यानी गांव को दो हिस्सों में जो है वो डिवाइड कर दिया, और आधा गांव एक तरफ और आधा गांव एक तरफ। ठीक उसी तरह पाबंदियों वाली दुनिया एक तरफ, और जिस पर पाबंदी अमेरिका लगा रहा है वो पूरी दुनिया एक तरफ, और अमेरिका के साथ खड़ी रहने वाली दुनिया एक तरफ हो जाती है। तो अब ये संतुलन हमको चेक करना पड़ेगा कि इस संतुलन में, इस ताकत में कौन कहां खड़ा है। इसमें बहुत जरूरी है ये बात, इसीलिए आज मैंने इसको जियोपॉलिटिक्स कॉमेडी डे मना रहा हूं कि बड़े बड़े धुरंधर बड़ी बड़ी बातें, बड़ा बड़ा ज्ञान पेल रहे हैं। असलियत आपको समझाता हूं क्या हुआ है, और कि ये क्या जो है बेवकूफ़ी कर बैठा है अमेरिका और उसके अलाई और उसके पीछे लग्गू सब एक अजीब सी सिचुएशन के शिकार हैं। देखिए बात यह है कि यहाँ अगर हम देखते हैं तो आप लुके छुपे मान सकते हैं कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर पावर है, तुर्की न्यूक्लियर पावर है, पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है, चाइना न्यूक्लियर पावर है, इन्हीं के साथ मिलने वाला कजाकिस्तान महा न्यूक्लियर पावर है, और रशिया के पास दुनिया में सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर है। एक तरफ इतने देश जो हैं एक साथ खड़े हैं, जिनके पास मईशत है, इंडस्ट्री है, डेवलपमेंट है, इनके पास पूरी दुनिया को देने के लिए फंड है, इनके पास पूरी दुनिया को देने के लिए रोजगार है, इनके पास जो है इंडस्ट्री है, डेवलप
है, एक मईशत है, हर तरह का कोलेशन मौजूद है। दूसरी तरफ आप, इनके पास खनिज भी है। दूसरी तरफ अगर आप आ जाते हैं तो आप एक खदान की तरफ जो है, एक प्रॉपर्टी, एक जंगल, एक की तरफ आपको अफ्रीकन देश जो है वो मिलेंगे, जो अंडर द जो है, कुछ तो चाइना ने अपने अंडर ले लिए, मगर कुछ जो है अभी भी ब्रिटेन के, फ्रांस के और अमेरिका के साथ मौजूद हैं। इजराइल भी वहाँ पर माइनिंग कर रहा है। बोको हरम भी कुछ इसी तरह का खेल है, उस पर फिर अलग से बात करेंगे। देखिए दोस्तों, बात सीधी सी ये है, मैं इसमें ये कहना चाहता हूं कि अब अगर अमेरिका को कहें कि वो सुपर पावर है, तो माफ करना, ऐसा कोई अमेरिका के पास हथियार नहीं है जो चीन से और कम से कम रूस से किसी भी तरीके से, चाहे वो साइबर वार हो, मिसाइल वार हो, इलेक्ट्रॉनिक वार हो, या फिर डिजिटल वार हो, या फिर पानी के समंदर की वार हो, किसी भी तरीके से डायरेक्ट रशिया को चुनौती देने की औकात न पहले थी अमेरिका की, ना अब है। तो सीधी सी बात यह है कि, और जो 2018 के बाद जो पुतिन ने अपने हथियारों को लॉन्च किया, अपनी ताकत को इकट्ठा किया, वो बहुत बड़ा है उसके डेवलपमेंट में। इसी तकलीफ में आकर ही तो देखिए, समझिए ना कि कितनी तकलीफ है रशियन हथियारों की, के एक तरफ तुर्की के पास, रजब तैयब अर्दगान के पास मौका था, एक तरफ F-35 जिसको सबसे हाई तकनीक क्लेम करता है अमेरिका कि आपको हम F-35 देने के लिए तैयार हैं, आप ले लीजिएगा। दूसरी तरफ S-400 जो S-500 भी अवेलेबल है ऑलरेडी रशिया के पास। ये अभी तो मेरे ख्याल से F-35 से अपर वर्जन जो है अमेरिका के पास मौजूद नहीं है, जबकि S-400 का नेक्स्ट जनरेशन, कमिंग जनरेशन भी रशिया के पास जो है वो मौजूद है, जिसको मेरे ख्याल से वक्त आने पर वो डेमोस्ट्रेट करेगा। अभी की हम जब बात कर रहे हैं वो ये है कि देखिए, जो तुर्की ने की चॉइस दी गई तुर्की को, रजब तैयब अर्दगान को, कि आप चुन लीजिएगा कि आपको F-35 चाहिए, नाटो अमेरिका का साथ चाहिए, या फिर आपको S-400 चाहिए। तो रजब तैयब अर्दगान ने S-400 को चुना। उसकी बड़ी सीधी सी बात है कि इसमें बिल्कुल कोई लुका छुपी बात नहीं है कि इजराइल, पश्चिमी जगत, अमेरिका और ये पावर जो दूसरे देशों पर पाबंदी लगा रही है, ये सुपर पावर ने एक प्रॉक्सी तैयार की थी। वो प्रॉक्सी का नाम जो है ISIS और दूसरे बहुत सारे नामों से प्रॉक्सी थी। उस प्रॉक्सी ने बिल्कुल कई देशों पर कब्जा कर लिया था। यहाँ पर एंट्री करता है रशिया और इनको फिनिश कर देता है, और पीछे से दाएं बाएं से चाइना उसका साथ देता है और ईरान को अपने साथ मिलाया जाता है। इस तमाम सिचुएशन में इस तमाम प्रॉक्सी की हार हो जाती है। जो तेल की लूट थी, खनिज थी, कई देशों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने की जो सियासत चल रही थी, राजगद्दियों पर अपने पपेट बिठाने की जो कवायद चल रही थी, उसको सबको रोक देने में सक्षम जो खेमा है, उस पूरे खेमे में और बढ़ोतरी करने की बेवकूफ़ी जो है अमेरिका का थिंक टैंक कर रहा है। या तो वे फिर घमंड में पागल हो चुके हैं, ये गुरूर में पागल हो चुके हैं, या फिर जो है उनके पास सोचने समझने की ताकत ही नहीं है। बल्कि ये 45-47 साल जो भी उनको मिले हैं जीवन में, जिनको आप कह सकते हैं कि 1945 के बाद में जो कुछ उनको एक बढ़तरी हासिल होती गई और हुई है, जो एक छोटा सा वक्फा है, ये इस वक्फे में मेरे ख्याल से एक तुक्का था जो लग गया। मुझे नहीं लगता कि इसमें वो डिजर्व करते थे। आज की तारीख में अर्थव्यवस्था के नाम पर, इकोनॉमी के नाम पर चाइना ने उसको पछाड़ दिया है। यहाँ पर बहुत सारी चीजों को अगर हम देखें तो उनको वो आपसी घरेलू वार का शिकार होते चले जा रहे हैं और दूसरों पर जो है वो डिक्टेटरशिप दिखा रहे हैं। अलबत्ता यहाँ की नीतियां बिगड़ चुकी हैं, मामला उथल पुथल हो चुका है, और मेरा पूरा शोध, मेरा पूरा रिसर्च ये कहता है कि अगले 50 साल तक पश्चिमी जगत अपनी ताकत को रिस्टोर नहीं कर पाएगा, रिकवर नहीं कर पाएगा, और अपनी अहमकाना हरकतों की वजह से उन्होंने अपने मुखालिफ खेमे को एक के बाद उनको गिफ्ट करते जा रहे हैं। जिस तरीके से रशिया ने, मतलब रशिया को चीन गिफ्ट कर दिया, उसके बाद ईरान गिफ्ट कर दिया, उसके बाद तुर्की गिफ्ट कर दिया, और अब शायद आगे नज़दीकी चलते हुए पाकिस्तान भी गिफ्ट कर दिया जाए। क्योंकि पाकिस्तान की स्थिति, हालांकि ये माना जाता था कि पाकिस्तान तो पूरा अलाई था, पूरा इस्तेमाल किया, इस पूरी प्रॉक्सी में भी जो है पाकिस्तान का इस्तेमाल किया गया, इसका तमाम जो है आतंकवादी घटनाओं में भी पाकिस्तान का इस्तेमाल किया गया, यानी प्रॉक्सी तैयार करने में भी जो है पाकिस्तान का इस्तेमाल किया गया, और अफगानिस्तान में भी पाकिस्तान का इस्तेमाल किया गया। मगर अब पाकिस्तान पर पाबंदी लगाने की वजह मैं समझता हूं कि सीधे चाइना या फिर जो है वो खुद पाकिस्तान है, ऐसा मुझे इसलिए नहीं लगता क्योंकि अमेरिका के अपने हितों के लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान उनके साथ बना रहे। चूँकि
डामाडोल स्थिति कहीं भी चल सकती है, कहीं भी हो सकती है। भारत एक लोकतंत्र है, यहाँ पर सत्ताएं बदलती हैं तो नीतियां भी बदल सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो नीति अभी चल रही है इनको आगे फॉलो किया जा सके। और भारत जैसे महान बड़े देश से अमेरिका जो है घुटने गर्दन पे घुटना टेक कर करवा ले, इतनी हिम्मत अमेरिका की नहीं है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि सिचुएशन अभी जब पूरी पक्की ना हो, और अभी जब तक लोकतंत्र पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता भारत में, जब तक सिर्फ कोई राष्ट्रपति शासन आकर 20-30 साल के लिए अपने आप को राष्ट्रपति घोषित नहीं कर लेता, तब तक तो लोकतंत्र है। अगर लोकतंत्र है तो फिर लोकतंत्र में कभी भी सत्ता बदल सकती है। और सत्ता इस भारतीय जनता पार्टी को अगर मैं देखूं, मौजूदा सरकार को अगर मैं देखूं, इसको छोड़कर बाकी दूसरी तमाम जो भी पार्टियां हैं उनका नजरिया जो है अमेरिका के साथ इस तरह का नहीं है जिस तरह का इस सरकार का है। तो पूरी तरह से अमेरिका को एक ऐसे लोकतंत्र पर पूरी तरह रिस्क लेकर वो अपना अफगानिस्तान के रास्ते, ईरान के रास्ते, अपने पाकिस्तान के रास्ते पूरी तरह छोड़ दे, तो मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में फिर ये कॉमेडी डे हो जाता है। और मैं इसे पागलपन के अलावा कुछ नहीं मानता हूं। अलबत्ता मैं ये भी नहीं मानता हूं कि वो जो पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियों का दबाव है वो तमाम खित्तों को लेकर या फिर वार को लेकर है। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान एक की बन गया है मुस्लिम जगत की, मुस्लिम जगत की क्योंकि अगर पहले नंबर पर लोग सऊदी अरब को फॉलो करते हैं तो दूसरे नंबर पर पाकिस्तान को मुस्लिम जगत एक ताकत के तौर पर, मिलिट्री पावर के तौर पर देखते हैं। तमाम मुस्लिम ममालिक में एक पाकिस्तान का अहम किरदार है। चूंकि ईरान एक अलग थॉट को फॉलो करता है, इस वजह से ईरान को जो है वो मुस्लिम जगत खुद भी बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता। ज़्यादातर मुस्लिम जगत, बिल्कुल ये कड़वी सच्ची बात है, कोई बुरा, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम है सच बताना कि मुस्लिम जगत बहुत ज़्यादा ईरान को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता, इसलिए पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। और पाकिस्तान चाबी बना हुआ है मुस्लिमों की, मुस्लिम देशों की जनता जो है उनके दिलों की चाबी में कहीं ना कहीं होता है कि अगर सऊदी अरब बिना पाकिस्तान के चला जाता है अमेरिका के उस खेमे में जिसमें मुस्लिम जगत का जो हिस्सा है, आप समझिएगा छोटी सी मुस्लिम जगत के हिस्से की जिसकी मैं बात कर रहा हूं, वो क्या है, वो अब जो पूरी दुनिया के मुसलमानों पर हुकूमत या पूरी दुनिया के मुसलमानों पे हज नीति और इस्लाम नीति के तहत जो सर का ताज सऊदी अरब को माना जाता था, उसके पास अब क्या बचता है? अगर उसके साथ पाकिस्तान छूट जाता है तो उसके पास क्या बचता है? देखिएगा दोस्तों, अगर हम ताकत के तौर पर आते हैं तो उनके पास ताकत की तुलना में अगर हम आते हैं तो पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, ये अगर एक प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं तो तीनों बहुत बड़ी ताकत है अपने आप में तीनों, क्योंकि वर्ल्ड रिकग्नाइजेशन में इनके नंबर आते हैं, मतलब इनका 8वें नंबर से लेकर और 13वें नंबर के बीच में रैंक करते हैं, तो इनको मामूली नहीं आंका जा सकता। ये अलग अलग जो हैं पॉपुलेशंस भी बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हैं और रिजर्व इनके पास में बड़ी फौजी अमले भी हैं, बड़े फौजी हथियार भी हैं। अब सऊदी अरब के साथ जो है खेमा बनाने के लिए कौन रह जाते हैं? इसमें जब ये खेमा बनता है तो इसमें बहुत सारे देश आपको आते हुए नजर आएंगे। जब ये इसमें इंडोनेशिया, मलेशिया में भी, बांग्लादेश और बहुत सारे ऐसे देश हैं जो जिसमें मुस्लिम पॉपुलेशंस बहुत ज़्यादा हैं। वो यकीनी तौर पर नहीं, बिल्कुल स्पष्ट नज़र आ रहा है कि इसमें से बहुत सारे देश जो हैं वो एक इस मुस्लिम खेमे में चले जाएंगे जिसे लीड करेगा तुर्की, पाकिस्तान, ईरान और इसी के साथ में इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सब जो है इकट्ठे होते हुए नजर आएंगे जो रिकग्नाइजेबल मुस्लिम कंट्री है। और इनके पास में सबके पास कारोबार, इंडस्ट्री और हर तरह की मईशत, यानी एक अर्थव्यवस्था को ये लोग जो है डील करते हैं। सऊदी अरब के साथ कौन सी ताकत रह जाती है जिन्हें हम मुस्लिम ताकत मान सकते हैं? वो सऊदी अरब के साथ रह जाती है कुवैत, उसके साथ रह जाता है बहरीन जो जिसके पास कोई फौजी ताकत नहीं, कुवैत के पास कोई फौजी ताकत नहीं है। इनके साथ आ जाता है यूएई, अब वो फौज बना रहे हैं मगर विदेश से इंपोर्ट करके मंगा रहे हैं, तो इंपोर्ट फौजी तो मुझे नहीं लगता कि कभी बहुत बड़ी ताकत कह सकते हैं। सऊदी की अपनी कोई बहुत बड़ी ताकत हो तो वो आपको यमन में साफ दिखाई दे रही होगी कि वो कंधे पर बंदूक लेकर लड़ने वालों को जो है डिफीट नहीं कर पा रहे हैं, यानी अभी तक अपनी मर्जी से वहां कोई दखल नहीं कर पाए। जबकि यमनियों को कोई ईरान की प्रॉक्सी के अलावा किसी दूसरे मुस्लिम ममालिक या दूसरी किसी ताकत ने हौसियों को अभी सपोर्ट नहीं किया है, उसके बावजूद वो उनको डिफीट नहीं कर पा रहे। 34 देशों के सेनाओं को अपने यहाँ बुलाकर जो है उसे जीत कर हासिल करना चाहते हैं मगर
नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पाकिस्तान ने जो सऊदी के साथ डील शुरू की थी, जिसमें उसने कहा था यमन पर हम जो है बमबारी नहीं करेंगे, यहाँ आपका साथ नहीं दे सकते हैं, तो उनको उनकी ईगो को ठेस पहुंची है। और उसके बाद अब जब इजराइल को तस्लीम करने की बात आती है कि सऊदी बिना पाकिस्तान के अगर इजराइल की नीतियों को तस्लीम करता है जो कि उस तरफ बढ़ रहे हैं, तो उसके बाद सूरत हाल ये हो जाती है कि इन मुस्लिम देशों में जहां जो सऊदी के पास बचते हैं, कुछ अफ्रीकन कंट्रीज हैं, मुस्लिम देश हैं, जिनमें से एक बड़ी ताकत ज़रूर सऊदी के साथ हो सकती है, जिसे मिस्र कहते हैं। उनके पास बड़े हथियार भी हैं, फौज भी बड़ी अमला रखती है। इस लेवल की, इस नौइयत की कैटेगरी में जहां ईरान आता है वहीं पर जो है, जहां ईरान आता है वहीं पर जो है मिस्र को रखा जा सकता है। तो मिस्र और सऊदी अरब दो अपनी आप में ताकत हैं। इसमें से सिर्फ मिस्र को आप एक आर्मी पावर मान सकते हैं, और इस आर्मी पावर ने भी कोई बहुत मतलब अच्छा कोई किरदार अभी तक अदा किया हो, कहीं कोई किसी फाइट में वो नजर नहीं आता है। कुल मिलाकर संतुलन में अगर देखें तो सऊदी और आप इजिप्ट को साथ रख सकते हैं। इसके अलावा इनके साथ कोलिशन में अगर कोई लड़ाई लड़ने वाली ताकत है, पावर है, तो वो बचता है इजराइल। इजराइल के अलावा अगर इसमें से हम यूरोप को बिल्कुल, क्योंकि ये खेमा जो है, ये जो ब्लॉक बन रहा है मुस्लिम ब्लॉक, उसमें जो दूसरा मुस्लिम ब्लॉक बन रहा है उस ब्लॉक में इजराइल, सऊदी, इजिप्ट ये लोग शामिल हैं। और एक ब्लॉक जो है वो जो बन रहा है और लगभग आपको आने वाले दिनों में बनता हुआ अनाउंसमेंट होते हुए नजर आएगा, ये ब्लॉक जो है तुर्की, ईरान, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मलेशिया और बहुत सारे मुस्लिम ममालिक, जिनमें से उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, ये सब कंट्री जो है इनके साथ आपको नजर आएंगे। ये एक अलग से जो है मुस्लिम ममालिक बन रहा है। अफ्रीका के कुछ देश और सऊदी, ये एक अलग खेमा है जिसमें से बस ये छोटे से देश बहरीन और कुवैत और सऊदी अरब, और बड़ा देश के तौर पर जो है जो 150 किलोमीटर का है वो जो इजराइल है, वो आपको बड़ा देश इनके साथ जरूर नजर आएगा बड़ी ताकत के तौर पर। ये सही बात है, इजराइल की आर्मी काबिल है, लड़ सकती है, उसमें काफी ताकत है, मगर वो मतलब दुनिया में कहीं रैंकिंग रखती है तो नहीं रखती है। जो उसकी रैंक जो है वो तुर्की से बहुत नीचे आती है, पाकिस्तान से भी नीचे आती है, वर्ल्ड रैंकिंग में भी वो बहुत नीचे आते हैं। तो वो, ये मेरी रैंकिंग नहीं है, मैं इंटरनेशनल रैंकिंग की बात कर रहा हूं, उसमें भी बहुत नीचे आते हैं। तो कुल मिलाकर ये अगर हम आर्मी पावर की बात करें तो ये आर्मी पावर में भी पछड़ जाता है। अर्थव्यवस्था के तौर पर दुनिया को डील करे तो पेट्रो डॉलर का खात्मा लगभग हो चुका है। पहली बार सऊदी अरब ने घाटे का बजट जो है वो मेरे ख्याल से पहली या दूसरी बार जो है वो घाटे का बजट उन्होंने बनाया है। उनका घाटा पूरा नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी कंपनी जो है आरामको, विदेश जिसका वो एक शेयर भी दुनिया को बेचने के लिए तैयार नहीं थे, पिछली बार इन्होंने इसको लिस्ट किया। लिस्ट करने के बाद 1% उसका शेयर उन्होंने मार्केट में बेचा, हिस्सेदारी। अब 10% हिस्सेदारी बेचने का प्लान बना रहे हैं ताकि अपने बजट घाटे की पूर्ति कर सकें। आने वाली दुनिया जो कि हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से हमने कहा 5th जनरेशन वॉर चल रही है, 5th जनरेशन सिचुएशन चल रही है, जिसमें हम हैकिंग की बात की है, एक दूसरे को ट्रैप करने की बात की है और एक दूसरे का डाटा चुरा कर दुनिया में 2 हिस्सों में पूरी दुनिया को बांटने की बात चल रही है। एक बिल्कुल एक खेमा है अलग, जिसमें बहुत सारी न्यूक्लियर पावर फोर्सेस, मतलब इसमें दुनिया में सबसे बड़ी फौज रखने वाला चीन मौजूद है। दूसरे नंबर पर रूस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत माना जाता है हथियारों के मामले में। तुर्की जो है ड्रोन से नागोर्नो कराबाख में जो है वो अमेरिका और इजराइल को पछाड़ चुका है। पाकिस्तान अपने जहाज बनाकर लैटिन अमेरिका के देशों को बेचना शुरू कर दिया है। तो बहुत मतलब जो है आप चीज़ों को समझ सकते हैं कि कहाँ जा रही है। तो ये एक अलग खेमा है। इसमें से बचता है यूरोप जो चंद लोगों का है और अमेरिका। और अगर इस हिस्से को अलग कर देते हैं तो बहुत बड़ा आसियान का बाजार, जहां पर लॉट्स ऑफ पीपल्स हैं और बहुत सारा बाजार है जिससे मुनाफा कमाकर यूरोपियन यूनियन और अमेरिका आज तक राज करते आए थे, ये पूरा इनके हाथ से धीरे 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 करके खिसक जाएगा। अलबत्ता आने वाले दिनों में अब जिस मईशत को जिस अंदाज में उन्होंने डिजिटलाइज करके डेवलप किया है वो उसको सर्टेन करना, मतलब वहां सर्वाइव करना उन लोगों को मुश्किल हो जाएगा। और यकीनी तौर पर ये जो खेमा दिखाई दे रहा है मुझे, ये दुनिया को लीड करते हुए नजर आ रहा है। दुनिया इनके साथ जुड़ेगी, एक एक करके यूरोपियन यूनियन के लोग भी इनसे आके जुड़ना शुरू हो जाएंगे। और जो एक कहा जा रहा है कि अगली सदी एशिया की होगी, तो ये शिफ्ट होने जा रहा है और बहुत जल्द शिफ्ट होने जा रहा है। बल्कि मैं ये मानता हूं कि ये
जो अगली सदी है वो एशिया की नहीं बल्कि यूरेशिया की होगी, जिसमें से यूरेशिया के यूरोपियन वो हिस्से होंगे जो रूस के साथ जुड़े हुए थे। मैं उस यूरोप की बात नहीं कर रहा हूँ जो अभी तक इस दुनिया को लीड करता आ रहा था काफ़ी एक तवील मुद्दत से। तो यहाँ अब हम आ जाते हैं इन प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में, और इसमें जो मैं कॉमेडी वाले जो पहलू, मज़ाहिया जो पहलू जोड़ना चाहता था वो क्या है वो समझाता हूँ आपको। दोस्तों, जिन न्यूज़ संस्थानों में या जिन चीज़ों में आप लोग लगातार देख रहे हो, बड़ी संजीदा और बड़ा रिसर्च, बड़े वेपन्स की बात आप देख रहे हैं, तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। डाटा बहुत जल्दबाजी में एक दूसरे का चुराना और उसकी फिर से ज़ेरॉक्स कॉपी बना लेना और सूचनाओं को इकट्ठा करके उसका जवाब तैयार करना, ये दोनों तरफ से हो रहा है। मगर ये बात आप समझ लीजिएगा कि 5th जनरेशन में सर्वर, नेटवर्क और बहुत सारी चीज़ें, बैंकिंग सिस्टम तक चाइना और रशिया का अपना तैयार है। ये अलग जगत है जो अपने सर्वरों पर काम करेगा, जिन्हें समंदर लांघने की ज़रूरत नहीं है, और वो लोग पूरी तरह से एक ही केबल नेटवर्क के ऊपर पूरी अपनी एक अलग दुनिया को जोड़ सकते हैं, जिस दुनिया को वो इकट्ठा करने जा रहे हैं। यूरोप और अमेरिका अगर इस दुनिया से जुड़ता है तो उनके पाइपलाइन जो है वो समंदर के रास्ते आती है, फाइबर कहते हैं उसको। वो फाइबर समंदर में पड़ी हुई है, जिसको मैं आपको मेरा अपना मानना है, बताता तो खैर क्या हूँ, मगर मुझे मेरा अपना मानना है कि हर उन फाइबर्स को जो भारत, पाकिस्तान, चाइना, इन देशों को जोड़ती है, चाइना रशिया की मार्ग पर है, वो जब चाहे उनको कट कर सकता है, पूरी कम्युनिकेशन को 1 सेकंड में उड़ा सकता है, पूरी तरह रडार पे है रशिया के। चाइना अपनी तरीके से सब लोग सैटेलाइट अपने स्पेस में तय कर चुके हैं, वो जब चाहेंगे दूसरे देशों में बैठ के दूसरे देश की कमान को संभालने के लिए सैटेलाइटों को जब गिराना चाहेंगे 2 सेकंड का काम है, खत्म हो जाएगा। कुल मिलाकर जो एक जमीनी ग्राउंड और बहुत सारे एक अलग तकनीक जो आपको आने वाले दिनों में इंट्रोड्यूस होगी, वो आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि दुनिया कहां पहुंच चुकी है, एशिया कहां पहुंच चुका है, यूरेशिया कहां पहुंच चुका है, और कहां पड़ा है अमेरिका और यूरोप। ये एक गलतफहमी आपको बहुत जल्दी दूर होगी। आज मेरे इस आलमी मज़ाहिया दिन में और मज़ाहिया एपिसोड में मेरे ख्याल से इतना ही। तो मैं आपको यही समझाना चाहता था कि आज दुनिया में किस तरह का मजाक हो रहा है और इस मजाक में कौन कहां खड़ा है, ये आपको धीरे